हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जो हड्डियां हमारे शरीर में है या आकाश में चमकने वाले तारे और खेत में उगने वाला छोटा सा पौधा, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? आज के इस डीप डाइव में हम डीएलईडी विज्ञान के राजन सीरीज 2026 के नोट्स का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। इस मास्टर क्लास का लक्ष्य विज्ञान के 5 प्रमुख स्तंभों यानी रसायन, भौतिकी, जीव, खगोल और कृषि विज्ञान की सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे क्यों और कैसे को स्टेप बाय स्टेप समझना है। और यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है ना? विज्ञान कोई अलग अलग विषयों का बिखरा हुआ झुंड नहीं है, बल्कि एक लंबी कहानी है। अगर इन 5 स्तंभों को ध्यान से देखा जाए तो ये सब एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। सही बात है। एक छोटे से परमाणु की हलचल से लेकर पूरे ब्रह्मांड के घूमने तक का जो नियम है, आज हम उस कड़ी को इन नोट्स के माध्यम से जोड़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इस ब्रह्मांड की हर चीज बनती है, यानी सबसे छोटी इकाई। एग्जैक्टली, परमाणु, जिसे हम एटम कहते हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पूरी तरह से इन्हीं परमाणुओं के जुड़ने और टूटने पर ही तो आधारित है। लेकिन यहाँ शुरुआत में ही नोट्स में 2 ऐसे शब्द आते हैं जो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक है समस्थानिक और दूसरा समभारी। अगर परमाणु एक जैसा ही है तो ये अलग अलग नाम क्यों? देखिए, इन्हें समझना बहुत ही आसान है अगर हम इनकी बेसिक संरचना पर गौर करें। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स असल में एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं। इनकी परमाणु संख्या तो बिल्कुल समान होती है क्योंकि इनमें प्रोटॉन बराबर होते हैं। पर मास अलग होता है, राइट? हाँ, इनका द्रव्यमान यानी मास अलग अलग होता है क्योंकि अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण ले लीजिए। दस्तावेजों के अनुसार इसके 3 रूप पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इन तीनों का जो बुनियादी कैरेक्टर है ना, वो एक ही है, इसीलिए ये सब हाइड्रोजन है, लेकिन इनका वजन एक दूसरे से थोड़ा अलग है। अच्छा, तो समभारी यानी आइसोबार्स, इसका बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। इन नोट्स में लिखा है कि यहाँ द्रव्यमान यानी मास एक समान होता है, पर उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। बिल्कुल सही। अब क्योंकि परमाणु संख्या ही बदल गई, तो ये पूरी तरह से अलग एलिमेंट्स बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों का एटॉमिक मास लगभग 40 होता है, लेकिन इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। एक गैस है तो दूसरी मेटल। सही पकड़ा। अब देखिए, सवाल आता है कि ये परमाणु आपस में जुड़कर नए पदार्थ यानी कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। इस जुड़ने की क्रिया का पूरा खेल संयोजकता यानी वैलेंसी पर निर्भर करता है। वैलेंसी असल में किसी भी परमाणु की अपने सबसे बाहरी शेल यानी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की भूख कह लीजिए या क्षमता होती है। हर परमाणु चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। इसे सुनकर लगता है जैसे ये कोई जिगजॉ पजल हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हर परमाणु अपने आउटर शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। अगर किसी के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पजल का एक आखिरी टुकड़ा ढूंढेगा। और अगर किसी के पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, तो वो अपना टुकड़ा किसी और को दे देगा ताकि उसका अंदर वाला शेल पूरा और स्टेबल हो जाए। जैसा कि इन नोट्स के निर्माता शिवांश मिश्रा सर ने मेंशन किया है, इन एटॉमिक आर्किटेक्चर्स को समझना केमिस्ट्री का बेस है। एकदम सही। और इस संयोजकता के दौरान जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो जाता है ना, तो एक पूरे परमाणु का जो नेट आवेश या चार्ज निकल कर आता है, वो हमेशा शून्य होता है, 0। सही दिशा में सोचने का नतीजा यही है कि केमिस्ट्री के रूल्स आसानी से समझ आने लगते हैं। जब ये परमाणु स्टेबल होने के लिए आपस में जुड़ते हैं, तो अम्ल यानी एसिड्स और क्षार यानी बेसिस जैसे बहुत महत्वपूर्ण यौगिक बनते हैं। इन नोट्स में प्रथम श्रेणी के एसिड्स का जिक्र भी है, जैसे नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और दूसरी तरफ अगर क्षार यानी बेसिस को देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के नाम आते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये रासायनिक सूत्र किसी लैब की किताबों तक सीमित नहीं है। इनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आम भाषा में कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, जो साबुन में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा
जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, वो किचन में खाना पकाने से लेकर स्किन केयर तक में काम आता है। बिल्कुल। और सिरका जो चाउमीन या सैलेड में पड़ता है, वो असल में एसिटिक एसिड है, CH3COOH। अब अगर इन एसिड्स और बेसिस का आपस में टकराव हो तो क्या होगा? इस डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही शानदार रासायनिक अभिक्रिया समझाई गई है, CaCO3 और 2HCl के टकराने की। इसे ऐसे समझते हैं, अगर एक चॉक के टुकड़े को, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया जाए तो एक जबरदस्त रिएक्शन होता है। तेजी से बुलबुले उठते हैं और पूरा चॉक गायब हो जाता है। अरे वाह! तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके परमाणु टूटकर नए रूप ले लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बनता है यानी CaCl2, पानी निकलता है H2O, और जो बुलबुले थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं जो हवा में उड़ जाती है। तो केमिस्ट्री ने ये तो बता दिया कि परमाणु कैसे आपस में जुड़ के पदार्थ बनाते हैं और टूटते हैं, लेकिन अगर किसी बड़ी वस्तु को अपनी जगह से हटाना हो तो सिर्फ केमिकल बॉन्ड्स काम नहीं आएंगे ना। यहाँ पर एंटर करता है भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स। किसी भी चीज की हालत बदलने के लिए बल यानी फोर्स की जरूरत होती है। हाँ, और भौतिकी का सबसे सीधा नियम यही है कि बल तभी मायने रखता है जब उससे कोई कार्य यानी वर्क हो। मान लीजिए कोई दीवार को पूरी ताकत से धक्का दे रहा है पर दीवार हिल नहीं रही, तो फिजिक्स की भाषा में वहां जीरो कार्य हुआ है। अच्छा, क्योंकि मूवमेंट नहीं हुई। एग्जैक्टली। कार्य एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसमें दिशा नहीं होती, बस एक मैग्नीट्यूड होता है। जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, यानी अपनी जगह से हिला दे, तब जाकर हम कहते हैं कि 1 जूल कार्य हुआ है। इसका MKS मात्रक जूल ही है। वहीं एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और इन्हीं कार्यों को कम बल लगाकर आसान बनाने के लिए ही इंसान ने सरल मशीनों का आविष्कार किया, जैसे पेंच, घिरनी और ऐसी आसान चीजें। लेकिन मास्टर क्लास के इस हिस्से में एक शब्द ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, उत्तोलक, जिसे हम लीवर्स कहते हैं। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं और इनका वर्गीकरण 3 बिंदुओं पर टिका है: आलंब यानी फल्क्रम, भार यानी लोड, और आयास जिसे हम एफर्ट या ताकत कहते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बिल्कुल बीच में होता है, जैसे कैंची या तराजू। एक तरफ आप ताकत लगाते हैं, बीच में स्क्रू होता है जहां से वो घूमता है, और दूसरी तरफ कपड़ा कटता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो 1 पहिए वाली कूड़ा गाड़ी है। आगे पहिया होता है जो फुलक्रम है, बीच में भारी कूड़ा जो लोड है, और पीछे से हम उसे उठाते हैं जो कि एफर्ट है। और तृतीय प्रकार का उत्तोलक मेरा पसंदीदा है, जहां आयास बीच में होता है, जैसे रसोई में इस्तेमाल होने वाला चिमटा। अगर थोड़ा सोचा जाए तो हम एफर्ट बिल्कुल बीच में लगाते हैं और रोटी आगे से पकड़ते हैं। दिमाग तो कहता है कि पीछे से या आगे से पकड़ने पर आसान होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। सही बात है, क्योंकि कंट्रोल चाहिए होता है। हाँ, अगर हम चिमटे को आगे से पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, और बिल्कुल पीछे से दबाएंगे तो रोटी पर कंट्रोल नहीं बनेगा। एफर्ट को बीच में लगाने से एक प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। ये उत्तोलक और मशीनें ताकत को तो मल्टीपल कर देती हैं, लेकिन ये ताकत आती कहाँ से है? वो आती है ऊर्जा यानी एनर्जी से। नोट्स में इसके स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल, जैसे हवा, जल, सौर और बायोगैस, जो प्रकृति में लगातार बनते रहते हैं। और दूसरे हैं अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएंगे। यहाँ भौतिकी का एक ऐसा नियम आता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। मतलब ब्रह्मांड के बनते समय जितनी ऊर्जा थी, उसका रूप बदल गया है। वो खुद मानव शरीर है। यहाँ से हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इस जटिल शरीर की शुरुआत होती है एक छोटी सी इकाई से, जिसे कोशिका या सेल कहते हैं। कोशिका के अंदर 3 प्रमुख अंग लगातार काम कर रहे होते हैं: कोशिका झिल्ली, जो बाहरी दीवार है, कोशिका द्रव्य, जो अंदर का लिक्विड है, और केंद्रक, जिसे कोशिका का दिमाग या कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से बनता है हमारा कंकाल तंत्र। एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नोट्स का एक फैक्ट बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि सिर्फ हमारी खोपड़ी में
यानी स्कल में ही 29 हड्डियां होती हैं जो दिमाग को सुरक्षा देती हैं। लेकिन अगर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो हमारी जांघ की हड्डी है, जिसे फीमर कहते हैं। फीमर सिर्फ सबसे बड़ी नहीं, बल्कि नेचर की इंजीनियरिंग की एक मास्टर क्लास है। इसे शरीर का सारा वजन उठाना होता है, खासकर जब चलते या कूदते हैं। फीमर का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो वजन सहने में बेहद मजबूत होती है। अब देखिए, शरीर को सिर्फ स्ट्रक्चर की ही जरूरत नहीं, बल्कि चलने के दौरान बनने वाले वेस्ट को बाहर निकालने का सिस्टम भी उतना ही जरूरी है, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे किसी मशीन में फिल्टर लगाना जरूरी है, वृक्क यानी किडनी का काम लगातार रक्त को छानना है। त्वचा पसीने के रास्ते टॉक्सिन्स बाहर करती है। यकृत यानी लिवर पित्त निकालकर डाइजेशन और वेस्ट रिमूवल में मदद करता है। और हमारे फेफड़े हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इन फिल्टरों के बिना तो शरीर की मशीन तुरंत बंद पड़ जाएगी। बिल्कुल बंद पड़ जाएगी। इन फिल्टरों और पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत है वो है पोषण, खासतौर पर विटामिन्स, जो 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहले हैं जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जिसे अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और दूसरे हैं वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे ए, डी, ई और के। एक सवाल जो यहाँ दिमाग में आता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का रोजाना लेना क्यों जरूरी है, उसका जवाब भी उनके नाम में ही छुपा है। क्योंकि ये जल में घुलते हैं, किडनीज इन्हें पानी के साथ यानी यूरिन के जरिए बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकाल देती हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स फैट टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिशन में कमी आए तो डेफिशिएंसी बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन डी या कैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे रिकेट्स कहते हैं। इन पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने के लिए ही शरीर को रोजाना लगभग 1.5 से 2 लीटर जल की आवश्यकता होती है। पोषण की कमी या कुपोषण के कारण होने वाले रोगों का भी डॉक्यूमेंट में विस्तार से वर्णन है, जैसे मैरास्मस रोग और गॉइटर यानी घेंगा रोग। एक और श्रेणी उन बीमारियों की है जो संक्रामक होती हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस से फैलती हैं, जैसे हैजा, निमोनिया, टीबी और टेटनस। इनका प्रभाव शरीर पर काफी तीव्र होता है और इसलिए इन संक्रामक रोगों से बचने का सबसे विश्वसनीय तरीका टीकाकरण है। मुझे यहाँ नोट्स पढ़ते वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, जहाँ इसके निर्माता ने स्पष्ट रूप से लिखा है, राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर, कि टीकाकरण बचपन में स्वास्थ्य की सबसे पहली ढाल है। उन्होंने बताया है कि जन्म के ठीक 28 दिन के अंदर बच्चों को BCG का टीका लगवाना अनिवार्य है, ताकि उन्हें टीबी जैसे घातक रोग से बचाया जा सके। सही कहा। अब सोचिए कि हमने मानव पोषण की बात तो कर ली, लेकिन इंसान अपना भोजन खुद थोड़ी बनाता है। हम सीधे या आंशिक रूप से कृषि विज्ञान और वनस्पति जगत पर ही निर्भर हैं। पेड़ पौधे ही वो फैक्ट्री है जो सूर्य की ऊर्जा को हमारे खाने लायक बनाते हैं। लेकिन इस वनस्पति जगत में ना कुछ अजीबोगरीब अपवाद भी हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे। अरे हाँ, कार्निवोरस प्लांट्स। हाँ, पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप जैसे पौधे। यहाँ एक बड़ा लॉजिक का सवाल बनता है। हमने हमेशा पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए, मतलब फोटोसिंथेसिस से, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो फिर इन पौधों को कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने की क्या जरूरत है? क्या उनका फोटोसिंथेसिस सिस्टम खराब होता है? नहीं, ये आमतौर पर आने वाला एक भ्रम है। उनका फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सही काम करता है। फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी तो बना लेते हैं, लेकिन शरीर को बढ़ाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है ना, वो बनता है नाइट्रोजन से। ये कीटभक्षी पौधे ऐसी दलदली मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की सख्त कमी होती है। उस नाइट्रोजन की भूख मिटाने के लिए ही इन्हें कीटों का भक्षण करना पड़ता है। ओ अच्छा, तो बेसिक एनर्जी सन से और प्रोटीन केश्तों से। अगर हम नॉर्मल पौधों के फोटोसिंथेसिस को थोड़ा आसानी से समझना चाहें तो PDF में इसकी केमिस्ट्री को ऐसे समझाया गया है। देखिए, हवा से 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6 CO2 और जमीन से 6 भाग पानी 6 H2O। जब ये पौधे के अंदर सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल से मिलते हैं तो एक नया यौगिक बनता है C6H12O6, जो कि ग्लूकोज यानी एनर्जी है। और इसी के साथ कुछ बाहर भी निकलता है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में 6O2 यानी ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ दी जाती है, जो हमारी सांसों का आधार है। और खेती की बात करें तो पौधों को सिर्फ बीज से ही नहीं उगाया जाता, बल्कि वर्धी प्रजनन के जरिए यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बिना बीज के ही जड़, तना या पत्ती काटकर नए पौधे का जन्म हो सकता है।
कृषि को बड़े पैमाने पर करने के लिए बहुत सी आविष्कार किए गए हैं। जैसे मेडिस्टिन हल एक बेहतरीन यंत्र है जो खेत की मिट्टी को डीपली पलटने के काम आता है। इससे होता यह है कि नीचे के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी में हवा का संचार बढ़ जाता है। इसके अलावा कल्टीवेटर, कॉर्नफो और डिबलर जैसे यंत्र हैं। डिबलर का उपयोग मिट्टी में सटीक छेद करके बीज बोने हेतु किया जाता है ताकि हर बीज को बराबर जगह मिले। और इन बीजों को उगने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए सिंचाई की अलग-अलग विधियां विकसित की गईं, जैसे प्रवाह विधि जहां सीधा पानी छोड़ा जाता है, क्यारी विधि, वलय विधि और आज के समय में सबसे कारगर ड्रिप विधि। ड्रिप विधि में पानी सीधे जड़ों में बूंद-बूंद करके गिरता है, जिससे पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन। नियमित रूप से फसल बदलकर बोने से जमीन एक ही तरह के न्यूट्रिएंट से खाली नहीं होती। हालांकि कृषि और पर्यावरण के सामने कुछ बड़े खतरे भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा है मृदा अपरदन, सॉइल एरोजन। जब हवा या पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत कट कर बह जाती है ना, तो पीछे सिर्फ बंजर जमीन बचती है, जिस पर फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे उगना लगभग असंभव हो जाता है। मृदा अपरदन और पर्यावरण संकट तो एक ग्लोबल चर्चा है, और जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमें खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की तरफ देखना होगा। हमारी पृथ्वी और उसका पर्यावरण इस विशाल सौर मंडल के इन्हीं तथ्यों को दर्शाता है। जैसे सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है, और जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक और आकार में सबसे छोटा है वो है मर्क्यूरी यानी बुध। और पृथ्वी जिस पर हम जीवन देखते हैं उसकी सूर्य से दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये फासला इतना लंबा है कि सूर्य का प्रकाश, जो कि सबसे तेज गति से चलता है, उसे भी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। और इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधा इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्र है, द मून। ये सभी जिस आकाशगंगा या गैलेक्सी में घूम रहे हैं वो असंख्य तारों का एक गुच्छा है। और इन्हीं असंख्य तारों के बीच कुछ विशेष आकृतियां बनती हैं जिन्हें तारामंडल कहते हैं। दस्तावेज में प्रमुख तारामंडलों का जिक्र है ओरायन, सप्तर्षि और कृतिका। रात के आकाश में इनकी आकृतियां आसानी से पहचानी जा सकती हैं, लेकिन खगोल विज्ञान में जिस एक चमत्कार का जिक्र सबसे ज्यादा होता है वो है ग्रहण, इक्लिप्सिस। ग्रहण असल में रोशनी और परछाई का एक खगोलीय खेल ही तो है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी ऑर्बिट में चलते चलते एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक क्रम यानी उनकी अलाइनमेंट को देखना। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं जो हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, तब सीक्वेंस कैसा होता है? एक तरफ सूर्य है, फिर ठीक बीच में चंद्रमा आ जाता है और फिर आती है हमारी पृथ्वी। चंद्रमा बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से ब्लॉक कर देता है, इसीलिए दिन में अंधेरा छा जाता है। और चंद्र ग्रहण जो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, उसका अलाइनमेंट ठीक इसके उल्टा होता है। सूर्य तो अपनी जगह पर ही है, पर इस बार पृथ्वी घूमकर बीच में आ जाती है और चंद्रमा तीसरे नंबर पर चला जाता है। पृथ्वी बीच में आकर सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक जाने से रोकती है और पृथ्वी की परछाई ठीक चंद्रमा पर गिरती है। तो इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार। अगर हम भौतिकी के उस ऊर्जा संरक्षण के नियम पर वापस जाएं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो जरा सभी कणियों को जोड़िए। सूर्य के अंदर परमाणु जुड़ते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं। वो रोशनी बनकर 14.96 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी पर आती है। यहाँ एक छोटा सा पौधा फोटोसिंथेसिस के जरिए उस रोशनी को पकड़ता है, फिर हम उस पौधे को खाते हैं। हमारी कोशिकाएं उसे जलाकर भौतिक ऊर्जा बनाती हैं, जिससे हम लीवर या चिमटा चलाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो गर्मी उत्पन्न होती है वो वापस इस ब्रह्मांड में लौट जाती है, एक चक्कर जो कभी नहीं रुकता। यही विज्ञान की सच्ची सुंदरता है। बिल्कुल सही कहा। यही वो लिंक है जो इन पांचों स्तंभों को एक कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।